कि मुसलमान जिस चीज़ को बचाना चाहता है तन मन की बाजी लगा के उसे बचा लेता है। जब दिल्ली में तुर्कमान गेट के वाक़यात हुए और मुस्लिम आबादी फैला दी गई अतराफ़ में, तो आप उन तमाम इलाक़ों में जाइए, आपको नहारी, बिरयानी और सीख कबाब टिक्के मिलेंगे, क्योंकि उन्हें हम बचाना चाहते थे। उर्दू नहीं मिलेगी। मैंने अपने बचपन में वो उर्दू बाज़ार देखा है जिसको आज कोई सोच नहीं सकता वो क्या रहा होगा। आज उस उर्दू बाज़ार में सिर्फ टिक्के, कबाब और पकौड़े बिकते हैं। तो ये सफ़र है इस कौम का जहन की खुराक से पेट की खुराक तक। मैं अब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, जो कि हमारे मेहमान खुसूसी हैं इस इजलास के और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साबिक़ वाइस चांसलर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। डॉक्टर असलम परवेज़ साहब की एक शनाख्त ये भी है कि इन्होंने उर्दू में साइंसी मुजल्लात की रिवायत की तजदीद की है और बहुत अच्छा पर्चा साइंस के नाम से निकालते हैं। बरसों के, मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए होंगे। आइए डॉक्टर असलम परवेज़ साहब। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा मासूम मुरादाबादी साहब और उनके तमाम रफ़क़ा, ख़ास तौर से मीम अफ़ज़ल साहब, कि इन लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। मुझे यहाँ याद करने की वजह, जैसा आपने ज़िक्र किया कि मैं एक अरसे से उर्दू में साइंसी मज़ामीन और तहरीरें लिखता रहा हूँ, और उसकी वजह ये थी कि मैं उर्दू माहौल का हूँ और असद साहब का इस मायने में एक मेरा रिश्ता इनके बीच में है कि मैं भी पुरानी दिल्ली का हूँ और बल्ली महारान की पैदाइश है मेरी, और पुरानी दिल्ली की गलियों में पढ़ा हूँ। वहाँ बचपन से इस चीज़ का मुझे एहसास था कि बहुत सी बुनियादी चीज़ें हमारे तबके में, समाज में नहीं पाई जाती, और उसमें एक बड़ी चीज़ जो थी वो एक यानी दलाइल का फुक़दान और एक साइंसी एक सोच जिसको हम कहते हैं वो एक, और तक़लीद का ज़ोर। तो बहरहाल उर्दू में मज़ामीन लिखता रहा और फिर एक साइंस के नाम से माहनामा शुरू किया मैंने, जो पॉपुलर साइंस और एनवायरनमेंट का माहनामा मैगज़ीन है, और वो अब इस वक्त 29वें साल में है। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये रही कि उर्दू आवाम तक कुछ मालूमात भी पहुँचाई जाए, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, माहौल की क्या अहमियत है, वग़ैरह वग़ैरह, और साथ ही एक साइंस से फ़िक्र क्या होती है। यहाँ के ताल्लुक़ से मुझे वक्त का अंदाज़ा है, इसलिए बात ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो भी मैं चूँकि एक साइंस का तालिब इल्म रहा हूँ, और साइंस से फ़िक्र का और उसका तकाज़ा ये है कि अपना नुक़्ता नज़र भी पेश करूँ, ख़ास तौर से अगर कहीं पे मुझे लगे कि कुछ हकीकतें थीं जो ज़ाहिर होने से रह गई। यहाँ पे तौहीन रसालत या तौहीन दीन के ताल्लुक़ से जो बात कही गई, इसके बारे में कोई क्लियर विजन नहीं है, तो मैं उसमें मेरा सबमिशन ये है हम्बल कि कुरान करीम में 2 वाज़ेह आयात हैं जो ये बताती है कि कहीं पे अल्लाह और उसके रसूल की या उनकी आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो तुम वहाँ से अलग हो जाओ उस वक्त तक जब तक कि वो मौजू ना बदले, उसके बाद फिर उनसे जुड़ जाओ। ये इतनी चश्मकुशा आयत है कुरान की पूरी आयत की तरह, और जिस तरह ये एक हकीकत है कि कुरान की हर चीज़ खुली हुई है, दूसरी ये भी एक हकीकत है कि हमारी पूरी कौम के ऊपर वो कुरान बंद है, जुज़दान में लिपटा हुआ ऊपर रखा है। मैं नहीं पता, हमारे यहाँ जो दीन चलता है उसका कुरान से बाकायदा और बड़ा ताल्लुक़ नहीं है। तो ये विज़न क्या देता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की आयत का मजाक उड़ाते हैं उनसे भी आपको परमानेंटली डिस्कनेक्ट नहीं होना। और एक आयत में तो लिखा है कि अगर शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो अल्लाह माफ़ करने वाला, यानी तो उस वक्त वहाँ से उनसे डिस्कनेक्ट ना हो सको तो कोई बात नहीं। इस पस मंज़र को देखते हुए हमारे लिए वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। अब इसमें सियासी रुख हो, दीनी रुख हो, लेकिन अगर इस्लाम के नाम पे और दीन के नाम पे किसी को मारा जाता है, उसके पीछे लगा जाता है कि उन्होंने दीन की और रसूल की तौहीन करी, तो इस सबसे पहले इस्लाम की तौहीन है। क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ साइंस का भी और कुरान का भी, और साइंस मुझे ये सिखाता है कि हक़ को किस तरह समझना चाहिए, जिसको खुद कुरान कहता है कि समा, बसर और फवाद 3 सोर्सेज बताए जाते हैं जो बेसिकली हमारी साइंटिफिक एटीट्यूड की भी बेसिस है कि ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और यानी एनालिसिस।
तो ये बात अर्ज़ करने के बाद मैं मुख्तसर सी ये कहना चाहूँगा कि चैलेंजेस की बात जो है, तो उसमें जैसा मैं समझ पाया हूँ, मैंने देखा है कि बुनियादी चीज़ यही है कि हम जब तक अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाते, क्योंकि उर्दू सिखाने का देखिए पढ़ने वाले जब नहीं होंगे तो कहाँ से पढ़ा जाएगा। और उसमें सबसे कामयाब तजर्बा जो मैं समझता हूँ इस मुल्क में किया गया है उर्दू के ताल्लुक़ से, वो महाराष्ट्र का है। क्योंकि महाराष्ट्र ने उर्दू के बहुत बड़े कद्दावर लोग पैदा नहीं किए, लेकिन नेटवर्क जो स्कूलों का बिछाया उन्होंने, और जिस तरह से स्कूल तैयार किए हैं और उर्दू के कारी और पढ़ने वाले तैयार किए हैं, उसके मुकाबले में मैं दिल्ली को देखता हूँ कि उर्दू में जब मैंने ये साइंस का पर्चा निकाला तो मेरे पास वो डायरी मौजूद है। 24 स्कूल थे और आज भी हैं जिनके पते मेरे पास हैं, जहाँ 10th और 12th लेवल पे उर्दू मीडियम में पढ़ाई होती थी। ये 94 की बात मैं आपके कर रहा हूँ। आज हमारे मैं जिस कॉलेज से वाबस्ता रहा उसके आसपास में बुलबुली खाना स्कूल 2 हैं, वो नाम के उर्दू मीडियम है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है। हम लोगों ने उस सिलसिले में क्या किया, सारे बड़े हमारे कद्दावर शख्सियत उर्दू की दिल्ली में मौजूद थे, इदारे मौजूद थे, लेकिन हम लोग कभी ये एहतजाज नहीं कर सके ये उर्दू क्यों ख़त्म हो रही है। हमने खुद अपने घर से ख़त्म कर दी, क्योंकि हमने उसकी अहमियत को नहीं जाना। हमने उर्दू को सिर्फ एक ज़बान समझा, उसको तहजीब नहीं समझा, और उसके ज़रिए बच्चों की तरबियत की अहमियत को नहीं जाना। इस बात को मैं इसलिए ख़ास तौर से कहता हूँ, और इसको मैंने लिखा भी है कि मुसलमान जिस चीज़ को बचाना चाहता है तन मन की बाजी लगा के उसे बचा लेता है। जब दिल्ली में तुर्कमान गेट के वाक़यात हुए और मुस्लिम आबादी फैला दी गई अतराफ़ में, तो आप उन तमाम इलाक़ों में जाइए, आपको नहारी, बिरयानी, सीख कबाब, टिक्के मिलेंगे, क्योंकि उन्हें हम बचाना चाहते थे। उर्दू नहीं मिलेगी। तो जो हम बचाना चाहते हैं, हमने अपने कबाब, सीख, टिक्के, नहारी बचाई है और मरे जाते हैं उसके लिए। ज़बान सब, क्योंकि ज़बान की चटखारी की बात है, ज़बान की अदायगी का तस्वुर नहीं है। और उसकी दूसरी मिसाल जो मेरा दर्द है, मैंने अपने बचपन में वो उर्दू बाज़ार देखा है जिसको आज कोई सोच नहीं सकता वो क्या रहा होगा। आज उस उर्दू बाज़ार में सिर्फ टिक्के, कबाब और पकौड़े बिकते हैं। ये सफ़र है इस कौम का जहन की खुराक से पेट की खुराक तक। तो मुझे माफ़ कीजिएगा इस तल्ख़ कलामी के लिए, लेकिन माफ़ कीजिएगा, कल को मैं इस बात फिर एक दफ़ा माफ़ी चाहता हूँ तल्ख़ कलामी के लिए, कि हमारा रोज़गार हमारी नमाज रोज़े से तो नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि उसके बेतों के ख़र्चे हमारे पेटों और बच्चों की घर की तालीम को काटते हैं। बेतों का यूँ कहता हूँ कि जब मस्जिद ताजमहल बनाई जा रही है तो वो बेतों का खर्चा है। तो तुर्कमान गेट की मस्जिद के सजने संवरने का काम आज तक ख़त्म नहीं हुआ, बरसों से उसके आगे से गुजर रहा हूँ। मस्जिद है, उसकी तज़ीनकारी, उसमें एयर कंडीशन लगना, उसमें गद्दे बिछाना, पास पड़ोस के बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ीस देने। मैं दिल्ली कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, फ़ीस देने के पैसे बच्चियों के पास नहीं होते, तो उसी इलाकों के जहाँ की मस्जिदें सज रही हैं। तो ये तो तरजीहात की बात थी हमारी। तो हमें अगर ये सोचेंगे कि रोटी रोज़ी से जुड़ेगी उर्दू तो तरक्की करेगी, तो जैसा यहाँ डिस्कस हुआ और हम सब जानते हैं कि ये कभी नहीं होगा। वो दिन कभी नहीं आने वाले कि रोटी रोज़ी से उर्दू जुड़े, भूल जाइए। तो क्या फिर हम यहाँ से तय करके उठें कि उर्दू को हमने ख़त्म कर दिया, और ये जश्न जो था ये एक तरह से मरसिया उर्दू का लिखेगा आने वाले 50 साल में? अगर नहीं तो ख़ुद उर्दू को पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। ये नाइंसाफ़ी मत कीजिए, और सिवाय इसके हम कुछ और कोशिश करेंगे तो कुछ नतीजे निकले। और स्कूलों को अपने ज़िंदा कीजिए, अपने इलाके के स्कूलों में एनकरेज कीजिए। देखिए ऐसे स्कूल, मैं चूँकि जुड़ा रहा हूँ उर्दू रिसाले के ताल्लुक़ से, ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहाँ उतने स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो ज़रूरी है मिनिमम टीचर के रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन वहाँ उर्दू टीचर नहीं रखे जाते। इलाके के लोगों ने भी कोशिश नहीं करी, PTSC भी रखवाए जा सकते हैं। तो तरीक़े 10 होते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो ज़बान की तरफ हमारी दिलचस्पी बहुत अहम है। अगर हम ही दिलचस्पी नहीं रखेंगे तो फिर ज़बान का ज़ाहिर मुस्तक़बिल नहीं होगा। हम अपने अपने तौर से काम कर सकते हैं, मैं जब तक ज़िंदा हूँ काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए दूसरा रुख भी चाहिए, जिसकी मैं आखिर में बात अपनी ख़त्म करूँगा। कि जिस तरह से अब वर्क से स्क्रीन का दौर आ रहा है, हम पेट से स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। और उसका मैं सबूत ये बताऊं, और ये कोशिश जो हम लोग करते हैं कि जैसे हम उर्दू में साइंस का पर्चा निकालते हैं, मेरे एक साथी जो हैं वो उन्होंने उर्दू की वीडियो क्लिप शुरू की हैं नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की, वो भी काफ़ी मकबूल है। हम अपना रिसाला अपलोड करते हैं, PDF उसकी हर जगह एक्सेसिबल है। और बल्कि हकीकत ये है कि जब से ये मीडिया खुला
तो ये रिसाला कितने मुल्कों में पढ़ा जाता है वो मुझे एनालिसिस एकेडमिया दे देता है कि कहाँ कहाँ ये साइट्स खुली गई। तो ये चीज़ें वो हैं, यानी अगर स्क्रिप्ट को उर्दू नहीं पढ़ सकता तो ये ज़बान मकबूल है। इसको हम अगर ऑडियो और वीडियो के ज़रिए फैलाएंगे, इसके ज़रिए वो चीज़ें फैलाएंगे जिनकी ज़रूरत है, तो इसकी मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।